इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, सभी लोग आंसर बताओ। एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स latter इज द मोस्ट एफिशिएंट। करेक्शन, इस सेंटेंस के किस पार्ट में रिक्वायरमेंट है करेक्शन की और क्या करेक्शन करना है? मोर एफिशिएंट। देखो मैं बताता हूं दो चीजें। यहां पर आप देखोगे तो हमने लिखा हुआ है बिटवीन हाइड्रोलिक, ये थिंग 1 हो गया, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये थिंग 2 हो गया। तो दो तरीके के न्यूक्लियर प्लांट्स की, पावर प्लांट्स की बात हो रही है। एक हाइड्रोलिक, और हाइड्रोलिक सही वर्ड लिखा है, चलो, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब हम कह रहे हैं कि इनमें से जो बाद वाला है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो दो चीजें समझो। एक तो जब आपको दो में से बाद वाले को रेफर करना होता है तो हम उसके लिए केवल लेटर नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं द लेटर। तो एक तो लिखो द लेटर, ठीक। दूसरी बात, यहां पे जो द मोर एफिशिएंट लिखा है ना, इसको हटा के लिखो मोर एफिशिएंट। द लेटर इज मोर एफिशिएंट। तो मोर एफिशिएंट क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि हम कंपैरिजन दो में कर रहे हैं, हाइड्रोलिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो दो तरीके के पावर प्लांट्स हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन दो में करते हैं किसी एक को दूसरे से, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स लिखने पड़ते हैं। तो द मोस्ट एफिशिएंट सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो मोर एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हम दो में से बाद वाले को रेफर करने के लिए लेटर यूज करते हैं, LATER, तो उसके साथ में द आर्टिकल जरूर लिखा करो, द लेटर। द लेटर का मतलब दो में से बाद वाला। द फॉर्मर, द फॉर्मर का मतलब दो में से पहले वाला, ठीक। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ये किसी पेपर में है वो क्वेश्चन है, पेपर का ही फोटोकॉपी बच्चे मतलब स्क्रीनशॉट भेजा है। वी डोंट नो exactly when first stars formed, ठीक है, और नो एरर। ये हो गया हमारा डी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, और ये हो गया सी पार्ट। चलो, ये किसी पेपर में आया वो क्वेश्चन है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, ठीक। आंसर बताओ। अब देखो, ये जो हमने फर्स्ट लिखा ना, ये ऑर्डिनल है। When the first stars formed,
ठीक है। अब जैसे स्टार्स हैं, हमें पता है स्टार्स नए नए बनते रहे, ये तो गैलेक्सी है, ये हमेशा से इवॉल्व कर रही है लगातार से। तो ऐसा नहीं कि जितने आज स्टार्स हैं शुरुआत में स्टार्टिंग से इतने ही थे, स्टार्टिंग से इतने नहीं रहे होंगे। बहुत से स्टार्स थे जो पहले वो डाई कर गए, बहुत से स्टार्स नए भी बने, लेकिन हम बात करेंगे जो शुरुआत में स्टार्स थे, प्रारंभ में थे, वो कैसे बने थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि यहाँ पे स्टार आएगा। अब एक चीज सोचो अपने दिमाग से, अगर आप यहाँ पे स्टार लिख दोगे, अभी तो क्या है कि स्टार्स प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, ठीक। प्लूरल नाउन को अगर हम जनरल सेंस में रेफर करें तो बिना डिटर्मिनर के यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर स्टार्स लिखा है तब तो चलो हमने आर्टिकल नहीं लिखा, एक बार में जस्टिफाई भी हो सकता है कि हम जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप स्टार लिख दोगे, सोचो दिमाग से सोचो, अगर तुमने यहाँ पे स्टार लिख दिया तो स्टार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो बिना डिटर्मिनर के आ नहीं सकता, उसके साथ तो आपको आर्टिकल ए एंड द कुछ लिखना ही पड़ेगा। आर्टिकल आप स्टार से पहले लिख नहीं सकते, वो लिखना पड़ेगा आपको फर्स्ट से पहले, क्योंकि नाउन फ्रेज यहां से शुरू हो रही है, तो जो डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन फ्रेज की शुरुआत में आते हैं। तो क्या आप दो करेक्शन कर लोगे? क्या ऐसा कर लोगे कि यहाँ पे स्टार भी लिख लो, यहाँ पे द भी लिख दो? दो करेक्शन नहीं कर पाओगे ना। तो फिर अब क्या करें? तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम केवल स्टार लिख देंगे तो सही हो जाएगा, तो नहीं सही होगा। स्टार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। आपको इस नाउन फ्रेज में एक डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनर इस पार्ट में आएगा, स्टार इस पार्ट में होगा, तो दो पार्ट तो करेक्ट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टार्स लिख देंगे और थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब क्या होता है कि बच्चा सोचेगा कि फर्स्ट है तो स्टार एक होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखो यहां देखो, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ would live in caves। अब बताइए सही है गलत है? बोलो भाई। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ वुड लिव इन केव्स। हमने कहा जो सबसे शुरुआत के, फर्स्ट का मतलब बिगिनिंग के, जो शुरुआत के मनुष्य थे अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो गुफाओं में रहते थे। तो क्या गलत है कि सही है? बस बताओ, क्या द फर्स्ट मैन लिखेंगे तभी सही होगा या सही है? तो ये देखो सही है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ना, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन द फर्स्ट स्टार फॉर्म्ड, तो बहुत से लोग हैं वो सी पार्ट को टिक मार के आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट के साथ स्टार लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने खोपड़ी नहीं यूज की कि अगर स्टार लिख दोगे तो फिर द आर्टिकल कैसे लिख पाओगे बी पार्ट में, और बिना द आर्टिकल के आप स्टार सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जस्टिफाई कर नहीं पाओगे, तो फिर तो गलत है ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ही एरोगेंटली बिलीव्स दैट ही इज सो इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। अब हमने कहा कि वो पर्सन एरोगेंटली ऐसा बिलीव करता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है कि गलती नहीं करेगा, ठीक। अब मुझे लगता है तुम में से केवल रिवाइज करवा रहा हूं, बाकी एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब बच्चे जानते होंगे। सबको पता होगा कि जब हम सो एडवर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ हम लिखते हैं दैट क्लॉज, टू एडवर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ हम लिखते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है, ये सबको पता है। अभी हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने यहाँ पे लिखा है सो इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। अब हम इसे दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका तो हम सो हटा के इसकी जगह टू लिख दें, ही एरोगेंटली बिलीव्स दैट ही इज टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक। या अगर हमने सो लिख रखा है तो हम बाद में दैट क्लॉज लिख दें, ही एरोगेंटली बिलीव्स दैट ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। अब बताओ हम क्या करें, दैट ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक लिखें, बाद वाला पार्ट सी पार्ट करेक्ट करें, या बी पार्ट में जो सो है उसकी जगह टू लिखें? बताओ क्या करें? बाद वाला, करेक्शन बाद वाला, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट ही कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। तो जब कभी ऐसा लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्शन बाद वाला, he arrogantly believes that he is so intelligent that he cannot make a mistake, तो इन्फिनेटिव फ्रेज को दैट क्लॉज में चेंज करो, ठीक है। अब मान लो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा होता और यहाँ पे टू मेक अ मिस्टेक लिखा होता, और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा होता और हमें ऑप्शन वेरी सो टू ऐसे दे रखे होते, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम उन ऑप्शंस में से एक पिक करते। तो ये सबको ध्यान रखना है कि हमेशा करेक्शन बाद वाला किया करो। इंग्लिश को हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो लेफ्ट से हम पढ़ते हुए आते हैं वो बेसिस होता है, उसके बेसिस पर हम आगे अगर कोई मिस्टेक हमें लगे तो हम करेक्शन करते हैं।
ऐसा नहीं होता कि हमें मिस्टेक मिली यहाँ पर और हमने वापस जाके वहां पे करेक्शन कर दिया। भाई यहाँ मिस्टेक मिली तो यहाँ करेक्शन करो, अब वापस जाके करेक्शन क्यों कर रहे हो। अगले देखो, एक क्वेश्चन है, मान लो इसमें मैं तुमसे ऐसे पूछ दूं, ही इज डैश वीक टू defeat he is dash strong to defeat you। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। सो वेरी टू एनफ, कौन सा किस में आएगा ये बताना है और कौन सा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये भी बताना है। चलो सभी लोग ट्राई करो। अब देखो, ये जो सो होता है ना, ये दैट क्लॉज के साथ यूज होता है। यहां पर हमने इन्फिनिटिव फ्रेज लिख रखी है, तो अगर इन्फिनिटिव फ्रेज लिख रखी है, एक मिनट बच्चों, अगर हमने इन्फिनिटिव फ्रेज लिख रखी है तो एक चीज तो कंफर्म है कि सो नहीं आएगा, गलत हो गया। अच्छा, ये जो वीक लिखा है हमने या स्ट्रॉन्ग लिखा है, ये एडजेक्टिव है। अगर हम इनके साथ एनफ लिखेंगे तो एनफ हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब्स के बाद लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एनफ हमेशा बाद में आएगा, स्ट्रॉन्ग एनफ, वीक एनफ, तो ये गलत हो गया। अब टू का यूज हम करते हैं नेगेटिव मीनिंग के लिए, वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव मीनिंग के लिए। ठीक, अगर कोई पर्सन ठीक है, अब देखो, अगर कोई पर्सन स्ट्रांग है तो वो दूसरे को हरा सकता है, पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। अगर कोई पर्सन कमजोर है तो वो दूसरे को नहीं हरा सकता, नेगेटिव मीनिंग चाहिए। तो जहां पर नेगेटिव मीनिंग चाहिए वहां लिखो आप टू, जहां पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए वहां लिख दो आप वेरी। तो ये अपना ये भी समझना कि इसमें हमने टू ही क्यों लिखा, इसमें वेरी ही क्यों लिखा, सो क्यों नहीं लिखा किसी में, एनफ क्यों नहीं लिखा किसी में। ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और ऐसे हमें सीखना चाहिए कि एक एक बात हमें पता हो कि जो ऑप्शन हमने पिक किया वो क्यों पिक किया, बाकी क्यों नहीं पिक कर लिए। ठीक है, ये हमें रीजन पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ही इज टू वीक टू डिफीट यू, तो ही इज टू वीक टू डिफीट यू का मतलब हो गया कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डिफीट यू, कि वो इतना कमजोर है कि वो आपको नहीं हरा सकता, नेगेटिव मीनिंग। और ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू डिफीट यू का मतलब ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डिफीट यू, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको हरा सकता है। The pollution situation this year is worse than that prevailed in the last year। हमने कहा कि इस साल जो पॉल्यूशन की हालत है, सिचुएशन है, वो पिछले साल जो थी उससे खराब है। ठीक, अब देखो, सारे बच्चे जानते होंगे कि इल और बैड, ये दो वर्ड हो गए, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस साल की पॉल्यूशन सिचुएशन का पिछले साल की पॉल्यूशन सिचुएशन से, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी। बाकी ध्यान से देखो, दैट देन लिखा हुआ भी है, तो अगर देन लिखा हुआ है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री वर्स है, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आंसर बताओ सभी लोग, सभी लोग इसका आंसर बताएं। सच पीपल नेवर हैव एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड, कि ऐसे लोगों का ना तो कभी ट्रस्ट किया गया है ना ही कभी किया जाएगा। अब वर्स, एग्जैक्टली बच्चे, बैड वर्स वर्स्ट होता है, बैड की कंपेरेटिव डिग्री वर्स होती है। सभी लोग आंसर बताएं। सच पीपल नेवर हैव एंड नेवर विल बी ट्रस्टेड। अब देखो, इसमें नो इंप्रूवमेंट तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कहने का मतलब जो लिखा है वो तो गलत हो गई होगा। ठीक है, मान लो हम अपनी तरफ से नो इंप्रूवमेंट एक ऑप्शन दे देते हैं, मान लो हम अपनी तरफ से, क्योंकि हमें समझना है ना कि जो लिखा है वो गलत क्यों है, तो हमें तो ये भी समझना है, तो हम यहाँ पर एक नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन अपनी तरफ से दे देते हैं। ठीक, अब देखो, यहां पर ये जो हैव हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ जो वर्ब हमने विल के साथ लिखी, बी ट्रस्टेड, वो पैसिव वर्ब है।
तो अगर हम पैसिव वर्ब विल के साथ लिखेंगे तो हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, हैव के साथ लिखेंगे तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर हम ये मान भी लेंगे ट्रस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन हो गई तो बी की फॉर्म तो कॉमन नहीं हो पाएंगी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म बीन आएगी, तो बीन तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लिखें नेवर हैव एंड विल बी ट्रस्टेड, तो इसमें भी वही दिक्कत रहेगी कि हैव के साथ बिन आएगा, बीन आएगा, विल के साथ बी आएगा, तो इसमें हमने हैव की वर्ब मेंशन नहीं कर रखी है। नेवर हैव एंड नेवर विल ट्रस्ट, ठीक है। अब अगर विल के साथ आप एक्टिव फॉर्म लिखोगे तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हैव के साथ एक्टिव लिखोगे तो थर्ड फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक, नेवर हैव हैड एनीवन ट्रस्ट, ये तो इलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ये आंसर सी। नेवर हैव बीन ट्रस्टेड, हैव के साथ किसी वर्ब को पैसिव बना के लिखोगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, विल के साथ में पैसिव बना के किसी वर्ब को लिखोगे तो बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं जो मैंने बोला? नहीं, जैसे समझ में आया वो यहाँ ध्यान से देखे। देखो, किसी भी वर्ब को बच्चे अगर आप हैव के साथ पैसिव वॉइस में लिखोगे तो आपको बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो मॉडल्स होते हैं जैसे विल और शैल मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ अगर आप किसी वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखोगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हैव अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो और इसके साथ हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखें तो हमें बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। विल के साथ अगर हम किसी वर्ब को लिखें पैसिव वॉइस में तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। ठीक, तो इस छोटा से फैक्ट को जानने से हम ये जान जाएंगे कि ये जो लिखा ये गलत है, ये जो लिखा ये गलत है, ये जो लिखा ये गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। At the end of the play about women's liberation, the leading lady cautioned the audience. ठीक है, जो महिलाओं की आजादी को लेकर एक प्ले हुआ था उसके एंड में, उसके अंत में, द लीडिंग लेडी, जो लेडी उस प्ले को लीड कर रही थी, उसने कॉशन किया ऑडियंस को, मतलब सचेत किया। किसको? जो वहां पे ऑडियंस थी उसको सचेत किया। किस चीज के लिए सचेत किया? नॉट टू जज वुमेनहुड, कि वो महिला शक्ति को जज ना करें। किस चीज से जज ना करें? बाय द वे शी ड्रेसेस, इन द वे शी ड्रेसेस, बाय द वे शी ड्रेस्ड, फ्रॉम द वे इट ड्रेसेस। बताओ, आंसर बताओ। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताओ, ये जो आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, जैसे ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है शी या शी या शी या इट, ये प्रोनाउन आप किस नाउन के लिए यूज कर रहे हो? भाई जब भी हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो कहाँ है वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ? बस मुझे ये बता दो। ये जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इन ऑप्शंस में ये जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, जैसे 3 ऑप्शंस में हम शी यूज कर रहे हैं, एक ऑप्शन में हम इट यूज कर रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि ये जो हम शी या जो हम इट यूज कर रहे हैं, ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज हो रहा है, वो नाउन क्या है? कोई भी बताए किस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, बस ये बता दो। यही तो गड़बड़ होती है। अब हमें पता है कि प्रोनाउन नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन अब हम पता ही नहीं कर पा रहे भैया ये वुमेनहुड के लिए यूज हो रहे हैं, इस नाउन के लिए। वुमेनहुड, ठीक है, तो ये वुमेनहुड के लिए यूज हो रहा है। अब बताओ वुमेनहुड के लिए आप क्या यूज करोगे? वुमेनहुड के लिए अगर आपको प्रोनाउन यूज करना हो तो आप ही यूज करोगे, शी यूज करोगे, दे यूज करोगे, इट यूज करोगे, क्या यूज करोगे? कॉमन सी बात है, इट यूज करोगे, क्योंकि वो पर्सन तो है नहीं, वो तो थिंग है। वुमेनहुड तो नेम ऑफ स्टेट है, तो शी तो यूज होगा नहीं, शी तो यूज होगा पर्सन के लिए, लेडी के लिए, तो इट यूज करोगे। इट यूज करोगे तब कुछ बताना बाकी रह गया। तो इतना बड़ा हिंट है, साफ दिख रहा है। अगला देखो, एज नो वन नोज द ट्रुथ एज फुली एज हिम, नो वन बट हिम कैन प्रोवाइड द टेस्टिमनी। अब हमने कहा कि सच को उतना पूर्ण तरीके से जितना वो जानता है कोई दूसरा नहीं जानता, तो इसीलिए उसके सिवाय कोई दूसरा पर्सन जो है वो टेस्टिमनी नहीं दे सकता। देखो, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे, ये सब तुम लोगों को पता है, सब तुम्हें पढ़ाए गए हैं, बट पता नहीं तुम क्वेश्चंस में क्यों नहीं अप्लाई कर पाते। देखो, ही इज ओल्डर देन मी, आई एम एज ओल्ड एज हिम। ठीक है, दे
he was between you and he क्या she D everyone but he has agreed. चलो, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस को सभी लोग पढ़ें और देखें कि ये चारों गलत हैं, इनमें से कुछ सही भी हैं। अगर कुछ सही है तो जो सही है उन्हें छोड़ देना है, लेकिन जो गलत है वो क्यों गलत है हमें ये बताना है। ही इज ओल्डर देन मी, आई एम एज ओल्ड एज हिम, ही वॉज बिटवीन यू एंड शी, एवरीवन बट ही हैज अग्रीड। सारे बच्चे आंसर बताएं। ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं ABCD, क्या ये चारों सही हैं, ये चारों गलत हैं? अगर इनमें से कोई सही है तो उन्हें छोड़ देना है, लेकिन जो गलत है वो क्यों गलत है, उनको कैसे सही कर सकते हैं ये बताना है। चलो सभी लोग बताओ। सारे गलत। यहाँ पर देन के बाद हम उसे लिखते हैं जिसे हम कंपेयर करते हैं। देन के बाद हमेशा उसी को लिखा जाता है जिसे हम कंपेयर करते हैं। तो देन के बाद हमने प्रोनाउन मी लिखा है, इसका मतलब हम मी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम मी को कंपेयर कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी जरूर होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? ही से। ही अगर सब्जेक्ट है और उससे हम मी को कंपेयर कर रहे हैं तो मी भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। यहां पर हमने कंपेरेटिव डिग्री लिखी थी, यहाँ पे हमने कंपेरेटिव डिग्री नहीं लिखी, सिमिली यूज किया एज ओल्ड एज। इसका भी यूज कंपेरिजन में करते हैं। तो इसके बाद हमने हिम लिखा है, तो इसका मतलब हम हिम का कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर हम हिम का कंपेरिजन कर रहे हैं तो किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? कोई तो होगा, तो वो है आई। आई सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट से कंपेरिजन कर रहे हैं हिम का, तो ये हिम भी सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि सेम काइंड ऑफ थिंग्स का ही कंपेरिजन होता है। तो अगर ये मी सब्जेक्ट है तो फिर आपने आई क्यों नहीं लिखा? अगर ये हिम सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने ही क्यों नहीं लिखा? ठीक। तो अगर हम देन के बाद में या एज के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखें जिसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा हो, तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखा करो, वो भी सब्जेक्ट होता है। भाई कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है। तो अगर हम आई से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आई सब्जेक्ट है, तो जिसका कंपैरिजन आई से कर रहे होंगे वो भी सब्जेक्ट होगा, तो उसको नॉमिनेटिव केस में लिखो। तो उसको ऐसे लिखो, आई एम एज ओल्ड एज ही इज ओल्डर देन आई। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों क्वेश्चंस पे आ जाओ। बाकी जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनमें आप देखोगे जो बिटवीन है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद जो भी हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कर रखा है, एंड कंजंक्शन की मदद से 2 ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं। ठीक है। तो आपको समझना ये कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो चाहे किसी वर्ब का हो और चाहे किसी प्रेपोजिशन का हो, उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव केस शी नहीं होता है, हर होता है। उसी तरीके से ये जो बट वर्ड हमने लिखा है, अगर हम कभी एक्सक्लूजन शो करने के लिए इसका यूज करें, ठीक है, तो ये बट जो होता है ये कंजंक्शन नहीं, ये प्रेपोजिशन हो जाता है। अगर ये प्रेपोजिशन हो गया तो इसके बाद में जो हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जैसे हमने जो ही लिखा वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ही प्रोनाउन इस बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तब तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए, तो हिम लिखो। तो बट का मतलब जब भी एक्सक्लूडिंग होता है तो ये प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि भाई अगर ये ही जो है ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो फिर इस हैज अग्रीड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो उस वर्ब का सब्जेक्ट ध्यान से देखो एवरीवन है। जैसे यहाँ पे वॉज वर्ब जो है ना, इसका सब्जेक्ट ही है वैसे। तो अब ये जो 4 क्वेश्चंस में मैंने आपको बात समझाई है, ठीक है, ये कुछ समझ में आया हो तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करो। लो, अब देखो एज फुली एज हिम लिखा हुआ है, तो ये जो एज का हमने हिम लिखा है इसका हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? नो वन से। नो वन क्या है? सब्जेक्ट है। अगर नो वन सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होगा, नॉमिनेटिव केस में आना चाहिए था ही, हमने हिम लिख रखा है तो ये गलत है। तो ये हिज लिख रखा है ये गलत है, वो हिम लिख रखा है वो गलत है, तो जो ही लिख रखा है ये सही है। उसके बाद ये जो बट हमने लिखा है ये प्रेपोजिशन है। अगर ये बट प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही ऑब्जेक्टिव केस होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। As no one knows the truth as fully as he, no one but him can provide the testimony. तो आंसर हो गया बी। अब बताओ कितनों को ये बात समझ में आएगी बी ऑप्शन आंसर क्यों है? सबको समझ में आ गई?
चलो बढ़िया, अगला देखो, कॉलरा हैज बिन रेजिंग इन द टाउन डैश ओवर अ मंथ। हमने कहा एक महीने से ज्यादा समय से जो मतलब कॉलरा है वो शहर में मंडरा रहा है, ठीक है, मतलब शहर के लोगों को कॉलरा हो रहा है। अब हमें ब्लैंक फिल करना है, ठीक। तो सबको पता होगा कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज लिखते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में क्या होता है कि हमें टाइम के पॉइंट ड्यूरेशन को रेफर करना होता है एक्शन की। तो अगर हमें टाइम के पॉइंट को रेफर करना है तो हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ड्यूरेशन को रेफर करना हो तो हम फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखा है, ठीक है। तो या तो हम फॉर यूज करेंगे या हम सिंस यूज करेंगे, इन और फ्रॉम गलत हो गए। अब ध्यान से देखो, ये जो ओवर अ मंथ हमने लिखा ये क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, बस ये बता दो। ड्यूरेशन, ओवर अ मंथ का मतलब एक महीने से ज्यादा, तो ये ड्यूरेशन हो गई। तो ये जो ओवर अ मंथ हमने टाइम एक्सप्रेशन लिखा है ये टाइम एक्सप्रेशन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो सिंस गलत हो गया, फॉर आंसर हो गया। 30 men applied for job डैश देयर वाज ओनली अ स्मॉल सम टू बी डिवाइडेड अमंग देम। आंसर अपने आप करें, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी लोग अपने आप करें, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप पढ़िए समझिए और आंसर कीजिए। अब देखो एक बार समझते हैं क्वेश्चन को, सभी लोग आ जाओ समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 30 men अप्लाइड फॉर हेल्प, 30 लोगों ने मदद के लिए अप्लाई किया, ठीक है। डैश देयर वाज ओनली अ स्मॉल सम टू बी डिवाइडेड अमंग देम, लेकिन उन सब लोगों को जिन्होंने मदद के लिए अप्लाई किया, अब 30 तो बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, लेकिन जो सम है, सम का मतलब रकम, ठीक है, जो रकम उनमें बांटनी है मदद के लिए वो कम है, वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अप्लाई कर दिया 30 लोगों ने। तो अब हमें कॉन्ट्रास्ट शो करना है। अच्छा, बिकॉज देयरफॉर कॉन्ट्रास्ट शो नहीं करते, ठीक है। नेवरदलेस लिखे या हाउएवर लिखे। तो अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर का रिवीजन कर रखा है तो आपको पता होगा कि हम जब कंट्रास्ट शो करते हैं रीजन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, तो उसके लिए हमें हाउएवर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे नेवरदलेस आंसर गलत हो और हाउएवर सही हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हाउएवर है ना, ये कहीं ना कहीं पे कंट्रास्टिंग रीजन को, ऑपोजिट रीजन को, ठीक है, जैसे दो होता है ना उस तरीके से रेफर करता है। नेवरदलेस जो होता है ये ऑपोजिट रिजल्ट को, ठीक है, जैसे येट होता है ना उस तरीके से सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि नेवरदलेस जो होता है, ठीक है, ये येट को और जो हाउएवर होता है वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाउएवर एक तरीके से दो का सब्स्टिट्यूट होता है, नेवरदलेस येट का सब्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा कि 30 लोगों ने अप्लाई किया मदद के लिए, तो 30 लोगों ने मदद के लिए अप्लाई किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो मदद मिलनी थी वो बहुत थोड़ी सी थी। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग रीजन हो गया। अगर मदद बहुत ज्यादा मिलनी हो और उसके लिए ज्यादा लोग अप्लाई करें तो समझ में आता है। अगर बहुत छोटी रकम है जो मदद के लिए बांटी जानी है और उसके लिए भी लोग ज्यादा अप्लाई कर दे रहे हैं, तो रकम का छोटा होना कॉन्ट्रास्टिंग रीजन हो गया। रकम बहुत ज्यादा होना जो है वो लॉजिकल रीजन है कि भाई बहुत बड़ी रकम थी, मदद में बांटी जानी थी, तो बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो लॉजिकल रीजन हो जाता है कि मदद बहुत बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे तो मदद छोटी मिलनी थी, फिर लोगों ने अप्लाई क्यों कर दिया, तो ये आप देखोगे तो कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है, इसीलिए हमने हाउएवर लिखा, ऑपोजिट रीजन, ठीक है। ये सब मैंने कंजंक्शन में आपको पढ़ाया होगा। अगला एग्जांपल देखो, स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द एरिया वेयर द डॉग बाइट इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस डैश कॉट। अब हम कह रहे हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से जहां पर डॉग बाइट इंसिडेंट हुआ था, जहां पर डॉग बाइट इंसिडेंट हुआ था, किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया होगा, उस एरिया के जो स्ट्रे डॉग्स थे, आवारा कुत्ते थे, उनको कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अब हैव बीन कॉट, हैज बीन कॉट, हैव बीन कॉट, बीइंग कॉट, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आज के मतलब आप देखोगे तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्ट्रे डॉग्स, और ये जो स्ट्रे डॉग सब्जेक्ट है इसके लिए हमें यहाँ पे वर्ब लिखनी है, बस ये समझ लो। बाकी ये जो हमने लिख रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का अपना सब्जेक्ट जो है वो द डॉग बाइट इंसिडेंट है, जिसकी अपनी वर्ब हैड टेकन लिखी हुई है, ठीक। तो वेयर द डॉग बाइट इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, उसको हटा देते हैं। स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द एरिया डैश कॉट,
तो यहाँ पे जो हम वर्ब लिख रहे हैं इसका सब्जेक्ट स्ट्रे डॉग्स है। स्ट्रे डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैज लिख नहीं सकते। वर्ब की एनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, ठीक है। अब या तो हैव कॉट लिखोगे या हैव बीन कॉट लिखोगे। हैव कॉट और हैव बीन कॉट में डिफरेंस क्या है? हैव कॉट अगर हम लिखेंगे तो वर्ब बनेगी एक्टिव, हैव बीन कॉट लिखेंगे तो बनेगी पैसिव। देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये है एक्टिव, ठीक है। हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो है ये है पैसिव। तो ये एक्टिव फॉर्म है वर्ब की, ये पैसिव फॉर्म है वर्ब की। अब एक्टिव और पैसिव फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है वो सबको पता है। एक्टिव फॉर्म्स हम वर्ब के तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट डूअर हो। पैसिव फॉर्म्स तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो। सब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं, तो अपने आप देखो स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कैच करेंगे या स्ट्रे डॉग्स को कैच किया गया होगा। तो थोड़ा सा भी दिमाग अगर चलता है, ठीक है, तो अपने आप जान जाओगे स्ट्रे डॉग्स कैच नहीं करते, उनको कैच किया जाता है। तो पैसिव मीनिंग चाहिए होगा तो उसके लिए हमें पैसिव वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो हैव बीन कॉट। नरेशन, चलो क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप आंसर बताओ, तब तक मैं भी पढ़ रहा हूँ। She said to his friend, "Look out, there is a boulder behind you." She told his friend to see as there is a boulder behind him. She screamed to his friend. आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर अपने आप करो। पता है ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक सिंगल वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, और वो है सिंगल वर्ड लुक आउट। लुक आउट का मीनिंग और यूज आप कितना अच्छा समझते हो इस पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। लुक आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है ये एक तरीके का इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन को किसी खतरे से अवगत कराना हो। तो पता है क्या, लुक आउट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, लुक आउट का यूज हम करते हैं एज एन इंटरजेक्शन तब जब हमें किसी पर्सन को सतर्क करना हो। जैसे मान लो कोई पर्सन है वो कहीं जा रहा है, ठीक है, और वहीं पे कोई स्नेक है, सांप है, तो हमें उसको मतलब समझाना है कि भाई देखो वहां पे सांप है, बच के रहना। तो हम कहेंगे लुक आउट देयर इज अ स्नेक। लुक आउट का मतलब सतर्क हो जाओ, कॉशियस हो जाओ, ठीक है। लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग फास्ट, देखकर। मान लो कोई पर्सन है रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और वो ध्यान नहीं दे रहा और एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से बहुत तेज कार आ रही है, तो हमने उससे कहा लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग फास्ट, ठीक है। तो लुक आउट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को सचेत या सतर्क करना होता है। अब अगर ये आपको लुक आउट का मीनिंग पता है, ठीक है, तो ये आंसर, बाकी सब गलत, अपने आप गलत। तो डी ऑप्शन, शी cautioned his friend that there was a boulder behind him। boulder का मतलब था भारी पत्थर। मान लो कोई लोग हैं पहाड़ों पे घूमने गए, पीछे से कोई पर्सन है फोटो खिंचा रहा है और उसके पीछे से कोई बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है ऊपर से, ठीक है। boulder का मतलब बड़ा पत्थर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा शी cautioned his friend that there was a boulder behind him। अगले पे जाओ। डॉक्टर, द पेशेंट क्राइड, पेशेंट मतलब क्राई किया। प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, कृपया मुझे बताइए मेरे पास कितना समय है। ठीक, डॉक्टर से पेशेंट ने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब बता दो मेरे कितना टाइम बचा हुआ है। द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव। द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम शी हैड। द पेशेंट pleaded with the doctor to tell her how much time she had. The patient cried to the doctor that how much time had she। ये मेन क्लॉज पास्ट में ना, प्लीडेड वर्ब लिखी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में नहीं आ सकती। ये लो गलत हो गया, ठीक है। यहां देखो ये लिखा था पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम हैड सी। तो ये जो हमने दैट हाउ मच टाइम लिखा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं, हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो हैड है वो सी से पहले कैसे आ गया भाई, वर्ब या हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले कैसे आ गई, तो ये गलत हो गया। फिर हमने लिखा था पेशेंट एक्सक्लेम टू द डॉक्टर, ये एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन थोड़ी है। एक्सक्लेमेशन तब होता है जब हमें अत्यधिक खुशी की वजह से, अत्यधिक दुख की वजह से, अत्यधिक आश्चर्य की वजह से कोई हमें अभिव्यक्ति दे, तो ये एक्सक्लेमेशन तो है ही नहीं, तो ये लो। तो जब ये पता चल गया कि तीन गलत है तो चौथा अपने आप आंसर हो गया।
द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, पेशेंट ने डॉक्टर से गिड़गिड़ाया, ठीक है, किस लिए? टू टेल हर हाउ मच टाइम शी हैड, कि वो डॉक्टर उसको बता दे कि उसके पास अब कितना समय बचा हुआ है। ही डिड नॉट गिव अप द फाइट इवन दो ही वाज बैडली ब्रूज्ड। ब्रूज्ड का मतलब होता है चोट लग जाना, जैसे कोई पर्सन गिर पड़ता है ना तो उसके खरोंच वगैरह लग जाती हैं, चोट लग जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रूजिंग, ठीक है। अब ही डिड नॉट गिव अप द फाइट, मतलब उसने हार नहीं मानी, ठीक है, फाइट से उसने गिव अप नहीं किया। इवन दो ही वाज बैडली ब्रूज्ड, बैडली ब्रूज्ड हो गया, बड़ी उसके चोट लग गई, खरोचे लग गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलो आंसर बताओ। वॉइस में क्या होता है, सबको पता है, एक बड़ा सीधा सा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूं, देखो सबको पता भी होगा वैसे तो, ठीक है, कि वॉइस में होता क्या है बच्चे, कि जो डिफरेंट टेंसेस होते हैं, मान लो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी वर्ब का आप पैसे बना रहे हो, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, आप उसका पैसे बना रहे हो, ठीक, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, आप उसका पैसे बना रहे हो, या मान लो कोई परफेक्ट टेंसेस की वर्ब है, आप उसका पैसे बना रहे हो, या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की वर्ब है, आप उसका पैसे बना रहे हो, ठीक है, या मॉडल वर्ब्स के साथ में लिखे गए वर्ब का आप पैसे बना रहे हो। तो यही सिचुएशन हो सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, परफेक्ट टेंसेस का, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का, या मॉडल वर्ब्स के साथ लिखे गए वर्ब का पैसे बना रहे हो, ठीक है। अब सबको पता है कि जब हम किसी वर्ब का पैसे बनाते हैं तो हमें उसको वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, बी की फॉर्म के साथ में, ये सबको पता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का जब हम पैसे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ, जो कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इज एम या आर, इनमें से किसी एक का यूज सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल्स यूज होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो उसमें विल शेल मॉडल्स यूज होते हैं। अच्छा, मॉडल्स के साथ में हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाती है, कोई भी मॉडल आप यूज करते हो तो उसके साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हो हमेशा, ठीक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो विल और शेल मॉडल्स होते हैं उनकी वजह से हम बी की बेस फॉर्म उसके साथ लिखते हैं, बी की बेस फॉर्म बी खुद ही होती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बन गया। परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखने के बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, पैसिव बन गया। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लिखने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, बन गया पैसिव, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ बेस फॉर्म यूज होती है, बी की बेस फॉर्म बी खुद ही होती है, तो उसको लिखने के बाद फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, बन गया पैसिव। तो यहां पर ही अगर हम ये छोटी सी बात याद रख पाए, एक्टिव पैसिव तो वैसे भी आसान होता है, सारे बच्चों को पता ही होता है, लेकिन अगर हम ये छोटी सी बात याद रख पाए, देखो कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की बेस फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। कोई भी वर्ब जब आप पैसे बनाते हो तो आपको उस मेन वर्ब को तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है, वो तो कंफर्म है कि थर्ड फॉर्म में ही आएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब वो जो आप बी की फॉर्म लिखोगे तो बी की फॉर्म तो कई होती है, इज एम आर वॉज वर बीन बिंग, आप उनमें से कौन सी फॉर्म यूज करोगे, कैसे डिसाइड होगा? तो आप वहां पर एक्टिव वॉइस की वर्ब के टेंस की मदद लीजिए, ये देखिए कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब लिखी है वो किस टेंस में, फिर आपको पता चल जाएगा बी की कौन सी फॉर्म यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई वर्ब लिखी गई है, हमें उसका पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में से किसी एक का यूज करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से किसी एक का यूज करने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बन गया पैसिव, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में मॉडल्स में क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, तो बी की बेस फॉर्म बी खुद ही होती है, तो हम उसको लिखने के बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के पैसिव बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म बीन लिखने के बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के पैसिव बना देते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लिखने के बाद फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो पैसिव बन जाता है, ठीक। तो कुल मिला के अगर हम ये ध्यान रख पाए कि कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है,
तो हम पैसिव वॉइस में वही बी की फॉर्म यूज करके फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के पैसिव बना देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बातें सबको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय डोंट चेंज द टेंस और द मीनिंग। टेंस या मीनिंग सेंटेंस का ना बदलें, चाहे आप एक्टिव से पैसिव बनाएं और चाहे पैसिव से एक्टिव बनाएं, टेंस और मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट ना बने, बस ये ध्यान रखना है। अब अगर ये छोटी छोटी बातें में ध्यान रह जाएं तो यहां देखो, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है ये डिड नॉट गिव अप लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है एक्टिव वॉइस। अब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही रखेंगे, लेकिन ध्यान से देखो ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ये वॉज नॉट बीइंग गिवन है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, गलत। ठीक है, ये वॉज नॉट गिवन अप है, ये डिड नॉट गिव अप है, इसमें हमने पैसिव नहीं बनाया, ये अभी भी एक्टिव लिखा हुआ है, गलत। ये आंसर सी। तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसमें हमने वर्ब को पैसिव नहीं बनाया, वो वर्ब अभी भी एक्टिव है। बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि उसमें भी वर्ब एक तो पैसिव नहीं बनी और दूसरा टेंस चेंज हो गया। एक्टिव से पैसिव है, पैसिव से एक्टिव में टेंस नहीं चेंज होता। ठीक है, डी ऑप्शन इसलिए गलत है, उसमें हमने लिख रखा वॉज नॉट बीइंग गिवन अप, बीइंग लिख रखा है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन तो इंडेफिनिट टेंस का था, तो ये टेंस क्यों चेंज हो गया, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने वॉज नॉट गिवन अप लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो डिड नॉट गिव अप लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों सेम टेंस है। ये भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है, और ये भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस में, मतलब ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट हैं, बस एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। ठीक, चल अगले पे आ जाओ। वी शुड अवॉइड ट्रैंकुलाइजर्स इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, अच्छी नींद, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हमें ट्रैंकुलाइजर्स जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, ट्रैंकुलाइजर्स इंजेक्शंस होते हैं। जैसे कोई पर्सन है या कोई एनिमल है, वो अगर बहुत वायलेंट है, बहुत एग्रेसिव है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर कर रहा है, तो उसको ट्रैंकुलाइजर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स देने से क्या होता है कि वो शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वी शुड अवॉइड ट्रैंकुलाइजर्स, ट्रैंकुलाइजर्स हमें नहीं लेने चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं उनको घबराहट सी होती है, नींद नहीं आती है, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो ट्रैंकुलाइजर ले लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए। चलो आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी एक्टिव वर्ब लिखी है, वो लिखी है शुड अवॉइड। शुड अवॉइड ये एक्टिव है, शुड मॉडल है, तो हमने क्या पढ़ा था कि मॉडल्स के साथ लिखी गई वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख के पैसिव बनाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो शुड अवॉइड लिखा है तो हमें शुड बी अवॉइडेड लिखना पड़ेगा। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, यहाँ पे सीधे शुड के साथ थर्ड फॉर्म अवॉइडेड लिख दी, जो कि आ नहीं सकती, गलत। यहाँ पे शुड बीन अवॉइडेड लिख दी, गलत। यहाँ पे शुड बी अवॉइडेड लिखा है और यहाँ पे शुड बी अवॉइड लिखा है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लिख रखी, तो ये गलत हो गया आंसर। तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रैंकुलाइजर्स शुड बी अवॉइडेड बाय अस इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड मेंटल हेल्थ। तो आंसर हो गया डी। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा हल्का सा आज फीवर फील हो रहा है, और अभी एक क्लास और भी लेनी है 2 बजे से, तो अगर रेस्ट कर लेता हूँ सही हो गया तो 2 बजे वाली क्लास लूंगा, नहीं तो मुझे लगता है आज उसकी भी शायद कहीं छुट्टी ना करनी पड़ जाए। तो कुल मिला के ये है कि अपना पढ़ते रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो सिलेबस है, जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तैयारी करते समय अगर पॉसिबल हो तो उसका एक बार रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले पहले। और ये जो हर एक चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं। तो कोशिश करो कि वो जो चैप्टर्स के बेसिक्स आपने पढ़े थे कोचिंग लेते समय, ठीक है, या यूट्यूब से या कहीं भी, तो उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लो। बेसिक्स याद रहेंगे तो आप नए क्वेश्चंस जो पेपर में मिल जाएंगे वो भी डील कर पाओगे। अगर हम बेसिक्स भूल जाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स हमारे दिमाग से निकल जाएंगे, ठीक है, तो फिर अगर हमें कोई नया क्वेश्चन मिल गया या कोई थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन मिल गया तो हम उसमें परेशान हो जाएंगे और हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार ये कोशिश करें कि एग्जाम से पहले, हम भी बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, 3-4-5 दिन में हो जाएगा। तो कोशिश करें सारे बच्चे कि 4-5 दिन में टारगेट बनाकर, ठीक है,
एक बार पूरा सिलेबस जो है उसका रिवीजन कर लो, ठीक है, फिर प्रैक्टिस में और अच्छा थोड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।